हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो जहां अपन पढ़ रहे थे अपनी 12th बायोलॉजी लेसन 21। 3 पार्ट हो चुके थे। आज चौथा पार्ट है इस लेसन का, जिसमें लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें अपन क्या कर रहे हैं। इस लेसन के अंदर जो त्वचा के जो कार्य बचे हुए थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज किसी कारण से ये मान सकते हैं कि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं बोर्ड वाला वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। आज ऐसे ही आपको समझाऊंगा, तो उसमें आप थोड़ा सहयोग करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी जो वीडियो आते हैं उनको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लेकिन आप पता नहीं सुनाई क्यों नहीं करते हैं। या तो आप लोग चाहते नहीं है कि वीडियो बनाए जाए 12th क्लास के। अगर ऐसा है तो आप साफ मना कर दीजिए, ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप ऐसा भी हमें कह सकते हैं कि सर रहने दीजिए, क्यों परेशान होते हो, हमारे पढ़ने की तो इच्छा है नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें साफ मना कर सकते हो। और अगर पढ़ने की इच्छा है तो उनको देखो और अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि मैंने जो वीडियो बनाया उसको कितने लोग देख रहे हैं और कितने टाइम देख रहे हैं, इसका साफ पता चलता है। इसलिए मैं जिस ग्रुप में आपके पास भेज रहा हूँ तो मेरे को पता है इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतनी देर देखेंगे तो इतनी देर ये वीडियो चलेगा, यह मेरे को पता चलता है। इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि सर को कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने 3 चैप्टर मैंने करवा दिए थे आपको, उसके पश्चात ये त्वचा के कार्य करवा रहा हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरे जो चैप्टर हैं उसके नोट्स का मैटर भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसे आप लोग ज़रूर देख सकते हो और ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूँगा। तो देखिए त्वचा के कार्य। अब जो मानव की जो त्वचा होती है ना, अपन ने याद है तो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि मानव की जो त्वचा होती है उसे हरपन मोला अंग यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। वह क्यों जानते हैं? क्योंकि ये शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे सुरक्षा का कार्य इसका ही का होता है। फिर शरीर का ताप नियंत्रण करती है, शरीर की आकृति बनाती है, खाद्य संग्रह करती है, उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करती है, उत्सर्जन करती है, गमन, कंकाल निर्माण, अवशोषण, उद्दीपन, दांतों का निर्माण, लैंगिक आकर्षण, पुनरुद्भवन, ये सारे जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? त्वचा के द्वारा ही होते हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्य की बात करते हैं, शरीर की सुरक्षा करना। तो त्वचा शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, जो आंतरिक अंगों को बाहरी चोट, रगड़, धक्के आदि से क्या होती है? बचाने का कार्य करती है। अपने को भी पता है कोई भी बाह्य आवरण होता है वह क्या करेगा? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करेगा। तो यही कार्य त्वचा करती है। यह हानिकारक जीवाणु, कृमि, फफूंद व आदि के प्रवेश को रोकती है और इनसे क्या करती है? शरीर की सुरक्षा करती है। त्वचा से व्युत्पन्न संरचनाएं जो होती है जैसे रोम, नाखून आदि की सहायता से शरीर के कोमल अंगों की क्या होती है? सुरक्षा भी होती है। त्वचा जल अवरोधी का कार्य भी करती है। त्वचा जो होती है जल अवरोधी का कार्य भी करती है और तीव्र प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा भी करती है। यानी कि पहला जो प्रमुख कार्य है वह अपनी शरीर की सुरक्षा करना। तो ये सुरक्षा एक तो अपन कह सकते हैं बाह्य वातावरण में से सुरक्षा करती है, हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा करती है। फिर त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं कुछ जैसे रोम, नाखून आदि भी क्या करते हैं? शरीर के अंगों की सुरक्षा करते हैं। फिर त्वचा क्या करती है? एक जल अवरोधी होती है, जिसके कारण से अपमान से जल अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उनसे भी क्या करती है? सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। ये था इसका फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क अपन देखते हैं त्वचा क्या करती है। शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य भी त्वचा के द्वारा ही होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, यानी मानव क्या है? एक समतापी प्राणी है। मानव क्या है? कि समतापी प्राणी है। अतः वातावरण के ठंडे व गर्म होने पर भी शरीर का तापक्रम निश्चित ही रहता है। वातावरण के ठंडे व गर्म होने पर अपने मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह निश्चित रहता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो वह समान बना रहेगा। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। त्वचा के नीचे उपस्थित
वसीय स्तर पर निरोधी स्तर बनाता है। त्वचा के नीचे उपस्थित वसीय स्तर जो होता है ताप निरोधी स्तर बनाने का कार्य करता है। स्वेद ग्रंथियां शीतलन प्रणाली बनाती है। जो स्वेद यानी पसीना ग्रंथि होती है ना, वह क्या करती है, शीतलन प्रणाली बनाती है। शरीर का ताप बढ़ने पर स्वेद ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है और पसीने का स्राव करती है, जो त्वचा की सतह पर भाप बनकर उड़ जाता है और शरीर को क्या करता है, ठंडा करता है। ताप का नियमन हाइपोथैलेमस स्थित ताप स्थायी केंद्र के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तो देखिए दूसरा जो वर्क है ना, वह क्या है, शरीर का ताप नियंत्रण करना। तो अपने को सबको पता है कि मानव क्या है, एक समतापी प्राणी है। मानव क्या है कि समतापी प्राणी है। समतापी प्राणी वो होता है जिसके शरीर का टेम्परेचर प्रत्येक परिस्थितियों में समान बना रहता है। अब अपन सोचते हैं कि सर्दी और गर्मी में तो टेम्परेचर चेंज होता होगा जी नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। क्योंकि अपने शरीर के अंदर अपन देखते हैं जब गर्मियों में अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, तो उस समय अपने श्वेत ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, जिससे पसीना आता है। और पसीना आता है तो पसीना क्या है, 99% उसमें जल होता है। तो जल शरीर से निकलता है। फिर अपन कहते हैं कि जो वाष्प बनकर उड़ता है, वाष्प बनकर जब बाहर निकलता है, तो अपन कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि शरीर के अंदर क्या होती है, एक ठंड उत्पन्न होती है, यानी शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से वो टेम्परेचर क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। अब सर्दियों में कई बार अपन देखते हैं टेम्परेचर बिल्कुल डाउन आ जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है, अपने मसल्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और वह अपना शरीर जो होता है उसमें कपकपी उत्पन्न हो जाती है, अपन ठिठुरने लग जाते हैं, जिससे क्या होती है, अंदर हीट या उष्मा उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर, और इस हीट या उष्मा से बॉडी टेम्परेचर वापस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये दो क्रियाएं ऐसी होती है जिनसे सर्दी और गर्मी में अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियमित बनाए रखते हैं। इसी आधार पर मनुष्य क्या एक ताप के आधार पर समतापी प्राणी माना गया है। तीसरा जो वर्क देखिए वह है शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य भी किसका होता है, त्वचा का ही होता है, यानी कि शेप ऑफ द बॉडी। तो त्वचा शरीर की आकृति बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। यानी कि अपन कहते हैं कि जैसे कि नॉर्मल जो शरीर की आकृति होती है वह डिपेंड, त्वचा तो बाह्य कवर होता है, डिपेंड अपन जो पोषण वगैरह लेते हैं उसके ऊपर सारी डिपेंड करने वाली स्थिति होती है। कई बार अपन देखते हैं ज़्यादा पोषण ग्लूकोज लेने से अपन कहते हैं मोटापा वगैरह आता है, जिसके कारण से शरीर में त्वचा का या जो वसा होती है उसका जो आवरण होता है वह क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। परत की मोटाई जो होती है त्वचा की वह बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं त्वचा के कारण शरीर बेडौल भी हो जाता है। तो वो आकृति चाहे वह कैसी भी आकृति हो शरीर की, उसको कवर करने का कार्य यही करती है, इसलिए कह सकते हैं शरीर की आकृति बनाती है। चौथा कार्य होता है खाद्य संग्रह, यानी स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल जो होता है उसका कार्य भी त्वचा ही करती है। तो त्वचा के वसीय ऊतक में क्या होता है, वसा का संचय होता है जो खाद्य भंडार का कार्य करता है। त्वचा के जो वसीय ऊतक होते हैं ना, उसमें वसा का संचय किया जाता है जो खाद्य भंडार का कार्य करते हैं। खाद्य भंडार का मतलब इसके अंदर अपन मान सकते हैं जो एक अतिरिक्त भोजन वगैरह होता है वह एकत्रित रहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन वगैरह में कन्वर्ट करके त्वचा के अंदर रखा जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर जितनी ज़्यादा अपन मान सकते हैं वसा होती है, यानी कि चर्बी जितनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो खाद्य भोज्य पदार्थ होता है वो उतना ही ज़्यादा संग्रहित होता है और वह उतने ही ज़्यादा समय तक वह क्या रह सकता है, भूखा रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर की जो ग्लूकोज है अतिरिक्त वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर रिजर्व रहती है, और जब उसे आवश्यकता होती है तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उसकी पूर्ति को पूर्ण करती है। फिर आगे देखिए अपन चौथा जो पार्ट होता है, पांचवें पार्ट की बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना, यानी कि सिक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, यानी उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनका स्त्राव करने का जो कार्य होता है वह भी किसका होता है, त्वचा का ही होता है। त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियां तेली ग्रंथ, तेल, कर्णमोम, दूध व विटामिन डी आदि उपयोगी पदार्थों का क्या करती है, स्राव करती है। जैसे विभिन्न ग्रंथियां अपन सीबीसीएस ग्रंथि जो होती है वह क्या करती है, तेल का स्त्राव करती है। फिर अपन ने इसके अलावा देखा था कि कर्णमोम का स्त्राव भी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कर्णमोम कर्णपटय की सुरक्षा कार्य करते हैं। स्तन ग्रंथियां वगैरह होती हैं उनसे दूध लेटेक्स का स्त्राव किया जाता है, और विटामिन डी आदि का संश्लेषण अपन कहते हैं कि जो अपनी तेलीय ग्रंथियां होती हैं उनसे होता है। तो इन सभी का स्त्राव क्या होता है कि त्वचा की जो ग्रंथियां होती है त्वचा के द्वारा ही होता है, तो अपन मानते हैं उपयोगी पदार्थों का स्त्राव भी करती है। फिर 6 नंबर का देखिए उत्सर्जन।
तो त्वचा द्वारा स्त्रावित पसीने में क्या होता है, 99% तो जल होता है और इसके अलावा लवण पाए जाते हैं, यूरिया और CO2 पाए जाते हैं, अतः इन्हें बाहर निकालकर उत्सर्जन में क्या करती है, सहायता भी करती है। यानी पसीना क्या एक प्रकार का तनु जलीय विलयन होता है जिसमें 99% तक तो जल होता है और बाकी 1% अपन कह सकते हैं उसमें लवण, यूरिया व CO2 क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात कि मूत्र के समान अपन मान सकते हैं कि इसका संगठन माना गया है पसीने का संगठन। तो पसीने के स्राव में यह उत्सर्जन का कार्य करती है। फिर 7 नंबर का वर्क इसका देखें तो देखिए वो होता है लोकोमोशन यानी कि गमन। तो त्वचा लचीली होने के कारण क्या होती है, गमन में भी सहायक होती है, लचीलापन पाया जाता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह गमन का कार्य भी करती है। फिर कंकाल निर्माण, स्केलेटन फॉर्मेशन, त्वचा की चर्म के संयोजी ऊतक के जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती है यानी कि कलाजात अस्थियां होती है ना, उनका निर्माण होता है। त्वचा की जो चर्म होती है, डर्मिश जो परत पाई जाती है के संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थि यानी कि मेम्ब्रेनस जो बोन्स होती है ना, उनका निर्माण भी किया जाता है। ये कार्य भी इसका मुख्य रूप से माना जाता है। फिर आगे देखिए इसका कार्य दे रखा है अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन। तो त्वचा क्या करती है, तेल आदि के लिए पारगम्य होती है। त्वचा क्या होती है, तेल के लिए पारगम्य मानी जाती है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि अपनी बॉडी पर तेल वगैरह लगाते हैं, कुछ समय के पश्चात वह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मालिश करने पर अपन देखते हैं त्वचा का अवशोषण, जो तेल का अवशोषण हो जाता है, ऊतकों को लाभ पहुँचता है। मालिश के लिए एक बात बताऊंगा कि मालिश जब भी करनी चाहिए तो अपन देखते हैं कि नहाने से पहले जो बॉडी मालिश से या बॉडी मसाज अच्छी मानी जाती है। बॉडी मसाज से क्या होता है कि तेल वगैरह की मालिश करते हैं तो त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं ना, वह क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और रोम छिद्र खुल जाते हैं तो अपनी जो स्किन या त्वचा के अंदर जो भी अपन मान सकते हैं धूल मिट्टी या गंदगी होती है वह क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, क्योंकि अपनी जो सीबीसीएस तेलीय ग्रंथि होती है ना, वह क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। इस कारण से फिर मालिश कराने के पश्चात नहाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे शरीर की सफाई हो जाती है। तो अपन कहते हैं त्वचा क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है। जल के लिए तो यह अपारगम्य होती है, लेकिन तेल के लिए अपन मान सकते हैं कि पारगम्य मानी जाती है। 10वां वर्क देखिए, उद्दीपन को ग्रहण करना, यानी कि त्वचा क्या करती है, त्वचा की चर्म में उपस्थित विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण कर उसी संवेदी अंग का दर्जा प्राप्त करते हैं। यानी त्वचा की चर्म में उपस्थित विभिन्न संवेदांग जो होते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण कर उसे संवेदी अंग का दर्जा प्रदान करते हैं। संवेदनाएं क्या होती है, एक प्रकार का कोई भी अनुभव, उद्दीपन जो वातावरण से अपन ग्रहण करते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि अपन चल रहे हैं, चलते ही अपने त्वचा के अंदर कोई पिन वगैरह चुभाई जाए, कांटा चुभ जाए, तो उसका जो उद्दीपन ग्रहण कर रहे हैं वह कार्य भी किसके द्वारा हो रहा है, त्वचा के द्वारा हो रहा है। हालांकि वह एक प्रतिवर्ती क्रिया जो मस्तिष्क में रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन उस उद्दीपन के पहले संपर्क में कौन रहा है, अपनी त्वचा आ रही है, और त्वचा के माध्यम से अपन कहते हैं कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वह एक्टिव होती है। तो यह क्या करती है, उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करती है, चाहे वह अपने पिन चुभे, चाहे कांटा, या कोई गर्म वस्तु को छू ले, ठंडी वस्तु को, या कोई अपने स्पर्श वगैरह करता है, उन सारे का जो उद्दीपन ग्रहण होता है वह त्वचा के द्वारा ही होता है। अगला जो कार्य है वह देखिए, दांतों का निर्माण। अगला जो वर्क होता है वह क्या है, दांतों का निर्माण। तो दांतों के कुछ भागों का निर्माण त्वचा की चर्म से होता है। दांत के जो कुछ भाग होते हैं उनका निर्माण अपन कहते हैं त्वचा की जो चर्म यानी कि डर्मिश पार्ट होता है उनसे होता है। और दांत क्या करते हैं, भोजन चबाने में क्या होते हैं, सहायक माने जाते हैं। तो अपन इसमें क्या बताया गया कि अपन देखते हैं कि दांतों के कुछ भाग का जो निर्माण होता है वह डर्मिस से होता है। अब डर्मिस क्या है, अपन ने स्किन को 2 टाइप में बांटा था, एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म के 5 टाइप थे और चर्म के कितने थे, 2 लेयर के रूप में अपन इसे देखते हैं। कौन कौन से देखे थे, रोम और रोम की संरचना, और दूसरा था त्वचा के व्युत्पन्न के रूप में अपन ने इन्होंने देखा था। तो अब अपन अगला वर्क जो है इसका वह क्या दे रखा है, लैंगिक आकर्षण में भी क्या होती है, त्वचा सहायक मानी गई है। त्वचा में स्थित बालों का रंग, विन्यास तथा मूलाधार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित गंध युक्त पदार्थ लैंगिक आकर्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो देखिए त्वचा में स्थित बालों का जो रंग होता है वह इसमें पाए जाने वाले जो रंगाकण होते हैं, अपन कह सकते हैं रोम जो पुटिकाएं वगैरह होती हैं उनमें पाए जाने वाले जो रंगाकण होते हैं ना, उनके कारण अपन कहते हैं बालों का रंग होता है।
और जब अपन कहते हैं रोम पुटिकाओं के अंदर एयर वगैरह बढ़ जाती है तो अपन कहते हैं बाल वगैरह क्या होते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये बालों का रंग प्रदान करने में भी अपन मानते हैं त्वचा सहायक। फिर विन्यास तथा मूलाधार ग्रंथियां, जो मूलाधार ग्रंथि है उससे स्त्रावित एक गंधीय पदार्थ स्त्रावित होता है, जिससे इसलिए अपन मूलाधार जो ग्रंथि होती है उसे एक गंध ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये क्या एक प्रकार का फिरामोन्स होता है। ये क्या होता है, फिरामोन्स होता है जो लैंगिक अट्रैक्शन का कार्य करता है, यानी कि नर व मादा को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। और ये गंध विशेष तौर पर अपन कह सकते हैं कि जो उनके मूत्र मार्ग वगैरह या अपन कह सकते हैं गुदा भाग वगैरह वहाँ पर यह गंध उत्पन्न होती है, जिसके कारण से अपन मानते हैं लैंगिक दृष्टि से नर व मादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए लैंगिक आकर्षण में भी यह क्या होती है, सहायक होती है। इसके साथ साथ मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसी गंध के कारण जो सजातीय जीवों की क्या होती है, पहचान भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जाति के जो जीव आते हैं उनमें गंध लगभग क्या आती है, समान आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पॉइंट कार्य, तो रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है दोबारा निर्माण करना। तो चोट लग जाने पर त्वचा की अधिचर्म में पुनरुद्भवन द्वारा घाव भरने की बहुत क्षमता होती है। यानी अपने किसी प्रकार की चोट वगैरह लग जाती है, त्वचा कट जाती है, त्वचा से ब्लडिंग वगैरह होने लग जाती है, तो कुछ समय के पश्चात अपन कह सकते हैं कि वापस से वह घाव भर जाता है। तो उसकी जो क्रिया होती है पुनरुद्भवन की क्रिया, दोबारा घाव वगैरह बढ़ जाता है, तो उसे अपन पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं और वह भी त्वचा का वर्ग माना जाता है। तो टोटल 13 कार्य अपन ने देखे हैं त्वचा के पाए जाते हैं। तो शरीर में त्वचा क्या करती है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, अतः इसे क्या कहते हैं, शरीर का जैकोब ऑल्ट्रेड्स यानी हरपनमोला अंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है इसे हरपनमोला अंग क्यों कहते हैं, तो अपने को आंसर यह नहीं देना है कि त्वचा अनेक कार्य करती है, इतने से नहीं होगा, कार्य एग्जाम्पल सहित बताने पड़ेंगे कि मानव शरीर में जो त्वचा होती है उसके द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे शरीर की सुरक्षा करना, शरीर ताप नियंत्रण करना, शरीर की आकृति बनाना, खाद्य संग्रह बनाना, उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना, उत्सर्जन, गमन, कंकाल निर्माण। तो ये सारे अपन कार्य बताएंगे। इतने कार्य करने के कारण ही अपन इसे क्या कहते हैं, हरपनमोला अंग कहते हैं, या जैकोब ऑल्ट्रेड्स के नाम से अपन त्वचा को, तो इतने कार्य करने के कारण ही अपन कहेंगे कि इसे हरपनमोला अंग या जैकोब ऑल्ट्रेड्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेन जो बातें आपको ध्यान रखनी है इस लेसन के अंदर, जैसे मानव की त्वचा का पेशीय स्तर व देह की उपकला मिलकर देह भित्ति का निर्माण करते हैं। मानव त्वचा में दो प्रमुख स्तर होते हैं, एक तो होता है अधिचर्म, एक क्या होता है, चर्म होता है। अधिचर्म का जो निर्माण होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है, जबकि चर्म का निर्माण भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है। अधिचर्म के 5 उपस्तर बताए थे आपको, मेलपिकी स्तर, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, ल्यूसीडियम और कॉर्नियम स्तर बताए थे। अधिचर्म का जो मेलपिकी स्तर होता है भीतरी स्तर होता है, और ग्रेनुलस जो होता है वह कणिकीय या कोशिकाओं की में किरेटेहाइलिन नामक एक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। ल्यूसीडियम में एलिडीन नामक पदार्थ बनता है। ये कुछ मुख्य बातें थी जो पाठ में अपने को याद रखनी है। मानव की त्वचा का जो रंग होता है वह किसके कारण होता है, मिलेनिन नामक जो रंगा पदार्थ के कणों की उपस्थिति के कारण होता है। फिर अपन कहते हैं जो चर्म भ्रूणीय मेजोडर्म से निर्मित त्वचा का भीतरी भाग होता है। फिर चर्म का जो अधिकांश भाग होता है वह संयोजी ऊतक का बना होता है। ये मुख्य बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरे पाठ के जो नोट्स है वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखकर उन्हें लिख सकते हो, और अलग से मैं ग्रुप में भी उन्हें सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।